हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के चैनल पर। इस एकेडमी में आपको पर्यावरण का अध्ययन अभी कराया जा रहा है। अभी चूँकि जो एग्ज़ाम हैं, जैसे चाहे भले वो यूपीएससी का हो, चाहे भले वो एमपीपीएससी का हो, एमपीपीएससी हो या फिर एमपीएसआई हो या फिर पुलिस हो या फिर बैंक हो, रेलवे हो, एमपीटेट हो, एमपीटेट के लिए तो बहुत ज़रूरी है, या फिर वो सीटेट हो, सीटेट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता ही है कि सीटेट में अलग से पर्यावरण आपके 30 नंबर का आता है। चाहे भले वो डिफेंस का एग्ज़ाम हो, पर्यावरण के सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, अब इस समय हम पर्यावरण का संपूर्ण अध्ययन हमारे यूट्यूब चैनल पर करा रहे हैं। और किसी भी भाई बंधु को अगर ये हमारा नोट्स, अगर जो जो आपके इस ग्राफिक्स में इस्तेमाल किए गए हैं वो पूरा नोट्स चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9827882260 इस पर आपके व्हाट्सएप करें। इस पर आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो जिनको भी ये चाहिए, ये PDF अगर पसंद आती है तो ज़रूर कांटेक्ट करें हमसे। तो देखिए, पर्यावरण जब हम पढ़ेंगे तो पर्यावरण के अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण 12 टॉपिक रखे हैं। इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, गारंटी से कह रहा हूँ, एक सवाल भी बाहर नहीं जाएगा। तो देखो, हमारा जो पहला टॉपिक है पर्यावरण एवं उसके घटक। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा है पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र। तीसरा है पारितंत्र के प्रकार्य। चौथा है बायोम एवं जैवमंडल। पांचवा है जैव विविधता। छठवा है जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक तापन। सातवां है ओजोन क्षरण। आठवां पर्यावरण प्रदूषण। नौवां है सतत विकास। और 10वां है पर्यावरणीय संस्थान एवं संगठन। 11वां है पर्यावरणीय संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। हम इन 12 टॉपिक को बहुत ही सरल भाषा और सटीक तथ्य और परीक्षा उन्मुख और बेहतर ग्राफिक्स के साथ आपको कवर करवा रहे हैं। ऐसा इस तरीके से कवर करवाने वाला यूट्यूब चैनल पे अभी तक कोई नहीं है। तो देखिए, अब हम अपना कार्यक्रम आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उस पर चलते हैं, तो उसको देखते हैं। हाँ, तो देखो कैसे हटेगा, थोड़ा देखते हैं। देखिए, हमारा जो पर्यावरण के बारे में अभी हमने जाना, सारे टॉपिक्स के बारे में समझा, तो इन टॉपिक्स का थोड़ा ग्राफिक्स डिज़ाइन भी समझ लेते हैं। जैसे पहला टॉपिक है हमारा पर्यावरण एवं उसके घटक। तो इसके अंतर्गत हम पर्यावरण का अर्थ, परिभाषा, जैविक अजैविक घटक, वायु, जल, मृदा, सूक्ष्मजीव, ऊर्जा संगठक की भूमिका, वायुमंडल की संरचना, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक था हमारा पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र, यानी इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इसमें हम पारिस्थितिकी की परिभाषा, जीव पर्यावरण संबंध, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, ऊर्जा प्रवाह, पारितंत्र की संरचना वगैरह सब पढ़ेंगे। तीसरे में पारितंत्र के प्रकार, इसको भी आप समझ सकते हैं, जिसमें हम उत्पादक कौन है, अपघटक कौन है, ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है, पोषण चक्र कैसे काम करते हैं, पारितंत्र की स्थिरता कैसे रहती है और पारिस्थितिकी संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, वो सब चीज़ें हम जानेंगे। अपघटकों के बारे में जानेंगे, उत्पादक के बारे में, ऊर्जा कैसे ट्रांसफ़र होती है एक जीव से दूसरे जीव में, वो भी सब जानेंगे। चौथा हमारा टॉपिक था बायोम एवं जैवमंडल। इसमें हम बायोम की परिभाषा जानेंगे, प्रमुख बायोम के प्रकार जानेंगे, जैसे मरुस्थल हो या फिर घास भूमि हो, वन हो या फिर जलीय बायोम हो। फिर उसके बाद जैव मंडल की संरचना, वैश्विक वितरण के बारे में जानेंगे। पांचवें टॉपिक में हम जैव विविधता के बारे में जानेंगे कि जैव विविधता होता क्या है, जैव विविधता से संबंधित भारत के प्रयास क्या हैं और वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास हैं, ये भी जानेंगे। छठवें में जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक तापन के बारे में जानेंगे, जिसमें जैसे ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं और इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये सब चीज़ें जानेंगे। सातवें टॉपिक में हम ओजोन परत के बारे में जानेंगे। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, ओजोन परत आपके UVA, UVB और UVC में से किसको रोकती है और किसको धरती पर जाने देती है, इनमें से कौन सी UV रेज खतरनाक होती हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या कहता है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल क्या कहता है। आठवें टॉपिक में हम पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में जानेंगे, चाहे भले वो वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो या मृदा प्रदूषण हो या फिर वो रेडियोधर्मी प्रदूषण हो या प्लास्टिक एवं ठोस अपशिष्ट, कुछ भी आपके प्रदूषण हो, ये सब चीज़ें जानेंगे। 9वें चैप्टर में हम सतत विकास के बारे में जानेंगे कि ये सतत विकास क्या होता है, SDG इंडेक्स क्या होते हैं। ठीक है, सतत विकास किस तरीके से होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम जानेंगे।
उसके बाद 10वें चैप्टर में हम पर्यावरणीय संस्थान एवं संगठन के बारे में जानेंगे, जैसे UNEP है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, IUCN क्या करता है, WWF क्या करता है, ये सब चीज़ें हम इन संगठनों के बारे में जानेंगे। और लेटेस्ट अब तक इन्होंने कितना कितना प्रयास किया है वो सब भी हम जानेंगे। 11वें टॉपिक में हम पर्यावरणीय संरक्षण के बारे में जानेंगे, जिसमें संरक्षण के अर्थ वगैरह, इन सिटू संरक्षण और एक्स सिटू संरक्षण क्या होती हैं, क्या अभ्यारण्य और नेशनल पार्क में क्या अंतर होता है, ये सब चीज़ें हम इसी में जानेंगे। और 12वें टॉपिक में हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ये पहला वाला, पर्यावरण एवं उसके घटक। तो इस टॉपिक को आज हम अध्ययन करते हैं। देखो, हमारा वीडियो लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आपको बहुत डीपली और बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो देखिए, अभी हम पहले टॉपिक को ओपन करते हैं। देखो, हमारा जो पहला टॉपिक है हमारा, जिसमें हमने पर्यावरण के बारे में अभी जाना था। तो पर्यावरण, इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, पर्यावरण और उसके घटक पढ़ेंगे, जैविक घटकों के बारे में जानेंगे कि जैविक घटक क्या होते हैं और अजैविक घटक क्या होते हैं, पादप किस तरीके से ग्रोथ करते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, जंतुओं का जीवन कैसे चलता है, सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, वायुमंडल का स्ट्रक्चर कैसा है, ओजोन परत किस तरीके से कौन से मंडल में है और कौन सी रेस को धरती पर आने देती है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। फूड वेब के बारे में जानेंगे, खाद्य श्रृंखला के बारे में जानेंगे और IUCN के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और जल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सारा कंटेंट है मैं इसी एक वीडियो लेक्चर में कवर कर दूंगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप देखो, कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा और निश्चित ही आपको ये सारे एग्जाम हैं इनमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो देखिए, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं हम पहले चैप्टर से। तो देखिए, पहले चैप्टर में हम शुरुआत कर रहे हैं। तो पहले चैप्टर में सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि पर्यावरण होता क्या है। तो देखो, पर्यावरण जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, परि तथा आवरण। यानी जैसे आप जहाँ खड़े हो, आपके चारों ओर का जो वातावरण है वही आपका पर्यावरण है। हो सकता है वो ह्यूमंस के लिए हो, या फिर जीव जंतुओं के लिए हो, या फिर वो जंगल में रहने वाले जंतुओं के लिए हो। देखो, यहाँ पे मान के चलो जंगल में कोई प्रजातियाँ रहती हैं तो उसके आसपास का जो आवरण है वही पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, चाहे भले वो समुद्र में रहने वाले जीव हो, कहीं भी हो, कोई जीव किस परिस्थितियों में वहाँ रह रहा है, वहाँ का पर्यावरण अनुकूल है या प्रतिकूल है, वही इसका पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं कहीं एक सिटी में रहता हूँ, वहाँ का एनवायरनमेंट किस तरीके का है, कहीं हवा जहरीली तो ना हो, पानी जहरीला तो ना हो। तो अगर सब कुछ स्वच्छ है, साफ सुथरा है, तो सब पर्यावरण अच्छा है हमारा। ठीक है, तो पर्यावरण का मतलब ये होता है कि हमारे चारों ओर जो भी आवरण फैला हुआ है उसी को पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण के दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं, कौन कौन से, एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। देखो, जैविक घटक वो होते हैं जो अपनी ग्रोथ करना जानते हैं, जैसे चाहे भले वो जंतु हो या फिर वनस्पति हो या फिर वो आपके सूक्ष्म जीव हो। ये लोग क्या है, ये जो है ना, ये अपनी ग्रोथ करना जानते हैं। देखो, जंतु भी अपनी ग्रोथ करते हैं, जैसे हिरण है, चीता है, भालू है, या फिर कोई भी जानवर है, तो छोटे से लेकर के बड़े तक होते हैं। जैसे पेड़ है, वनस्पतियों में पेड़ आते हैं, जैसे छोटा सा पौधा होता है उससे लेकर बड़ा हो जाता है। या फिर वो जीव हो, सूक्ष्म जीव हो, जैसे छोटे छोटे कवक हैं, फंगी है, साइनोबैक्टीरिया है, तो ये अपनी ग्रोथ ही तो करते हैं। तो ये सारे के सारे जैविक घटक होंगे। यानी सजीव जो होंगे ना, सजीव कौन, सजीव जो होंगे वो आपके जैविक घटक होंगे। वहीं आपके जो अजैविक घटक कौन से होते हैं, जो निर्जीव हैं, जैसे आपके स्थल मंडल है, तो स्थल मंडल पे क्या है, ज़मीन है, मिट्टी है, ये सब चीज़ें हैं। वायुमंडल में क्या है, गैसें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और जलमंडल में क्या है, जल है। ठीक है, जल में भी बहुत सारे विभिन्न पोषक तत्व हैं। तो ये जो जिसमें जान नहीं होती है, जो निर्जीव हैं, वो है आपके अजैविक घटक, और जिसमें जान है यानी जो सजीव हैं वो हैं जैविक घटक। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये है। तो जो सजीव हैं अपना ग्रोथ करना जानते हैं वो है जैविक घटक, और जो अपना ग्रोथ करना नहीं जानते हैं वो हैं आपके अजैविक घटक, यानी जो निर्जीव वाला पार्ट है। लेकिन एक चीज़ आपको समझने की बात है कि जो जैविक घटक हैं इनका जीवन इन्हीं से चलता है, अजैविक घटक से। क्योंकि ये अजैविक घटक नहीं होंगे तो ये जैविक घटक भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जैसे एक पौधा है, पौधा आपकी ज़मीन पे खड़ा है तो ज़मीन से आपके क्या लेता है, ज़मीन से पोषक तत्वों को लेता है, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, तो अपना जीवन चक्र इस तरीके से चला लेता है। अगर वो जो अजैविक घटक है वो नहीं होते तो ये पेड़ कैसे जीवन चक्र चला पाता अपना। हम लोग इन्हीं पे तो डिपेंड हैं, पेड़ पौधों पे जो खाते हैं। हम क्या खाते हैं, या तो मांसाहारी होंगे या शाकाहारी होंगे, तो उन्हीं चीज़ों को तो खाते हैं।
जैसे मान के चलो आप जैसे मांस खा रहे हैं, तो मांस जो जीव है जैसे मुर्गा है वो भी तो किसी पादप को ही खा रहा है, पादप के किसी प्रोडक्ट को खा रहा है। तो इसीलिए हर चीज़ ना अजैविक घटकों पर ही डिपेंड है, या जैविक घटक ही आपके जुड़ के आपके जैविक घटकों में जुड़ जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जैविक घटक क्या होते हैं और अजैविक घटक क्या होते हैं। वहीं आपके नेक्स्ट है आपके प्लांट, पौधा। तो देखो पौधा किस तरीके से काम करता है, आपको पता ही है कि पौधा ज़मीन से आपके पोषक तत्वों को लेता है, चाहे भले वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम हो, लेगा जड़ों के थ्रू, और ऊपर से आपके सनलाइट पड़ती ही है पत्तों पर, तो वहाँ पे आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चालू हो जाती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। इसीलिए पौधों को क्या कहते हैं, इसीलिए पौधों को कहते हैं स्वपोषी। क्या कहते हैं, स्वपोषी, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, स्वपोषी। तो हरे पादप आपके किस क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं, तो वो है आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, और आपके पादप अपना भोजन किसकी, सूर्य के प्रकाश में स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, देखो स्वपोषी कहते हैं, ये लिखा हुआ है। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं, आपके जीवों के बारे में जान लो कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। जीव, देखो जीव आपके स्वपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी भी हो सकते हैं। स्वपोषी वे होते हैं जो स्वयं का भोजन बनाते हैं, परपोषी वो होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। अधिकांश जो जीव होते हैं ना वो परपोषी किस्म के होते हैं, यानी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि यह अपने भोजन के लिए अन्य पर्यावरणीय घटकों पर निर्भर रहते हैं। स्वपोषी जीव अपने भोजन का स्वयं निर्माण कर लेते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया हुआ। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, नीली हरित शैवाल ही होता है। साइनोबैक्टीरिया इसलिए अपने भोजन का निर्माण कर पाता है, देखो ये बैक्टीरिया लगाए तो बैक्टीरिया नहीं है, जो नीली हरित शैवाल होती है उसी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया में क्या क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न कर लेता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बना लेता है। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी है या परपोषी है, तो क्या है, स्वपोषी है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे ये वाला देखो पोर्शन है, ये परपोषी वाला है, ये वाला पोर्शन आपके स्वपोषी वाला है। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा जीव स्वपोषी और परपोषी। वहीं नेक्स्ट देखते हैं कि पोषण के आधार पर जीवन के 3 प्रकार बांटे गए हैं। हमारी धरती पर जो पोषण है उसके आधार पर जीवों को 3 भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 है मृतजीवी, नंबर 2 है परजीवी, और नंबर 3 है प्राणी संभोजी। तो मृतजीवी क्या होते हैं, जो मरे हुए सड़े गले चीज़ों को खाते हैं, जैसे कवक हुआ या फिर बैक्टीरिया हुआ। तो ये लोग क्या हैं, ये आपके क्या बोलते हैं, मरी हुई चीज़ों को खाते हैं, जो बेकार की चीज़ें हैं वातावरण में उसके ऊपर उग जाते हैं, ठीक है, और पनपने लगते हैं। तो ये इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मृतजीवी, क्योंकि मरी हुई चीज़ों, मृत जीवों एवं वनस्पतियों से भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरी है आपके परजीवी। परजीवी क्या होते हैं, वे दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे जोंक हुआ या खटमल हुआ, या फिर हमारे बालों में जो जुआ लीक वगैरह पाए जाते हैं वो भी परजीवी का ही उदाहरण है, क्योंकि वो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। और तीसरा होता है प्राणी संभोजी। ये जो प्राणी संभोजी में क्या होता है, जो आज जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, भालू है, ये जो लोग होते हैं, ये जो जीव जंतु होते हैं, ये लोग आपके मांस को भी खाते हैं और पादप को भी खाते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी, क्योंकि अपना भोजन आपके ठोस अथवा तरल रूप में मुख से ग्रहण करते हैं, और इनका भोजन पादप उत्पाद हो सकता है या फिर वो जंतु उत्पाद हो सकता है। वहीं नेक्स्ट आपने देखो जैविक घटकों के बारे में आपने जान ही लिया है, जैसे वनस्पति है, जंतु है और सूक्ष्म जीव है, ये क्या है, जैविक घटक हैं। अजैविक घटकों के बारे में आपने जान ही लिया है कि स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। इसके उदाहरण भी आप ध्यान रख सकते हो, जैसे स्थलमंडल में पृथ्वी की ठोस सतह, मिट्टी, पहाड़, चट्टानें आदि। वायुमंडल में देखा जाए तो वायु, गैस, बादल, तापमान, हवाएं आदि। जलमंडल में नदियाँ, झील, महासागर, जल आदि। ये सब चीज़ें क्या हैं, अजैविक घटक हैं। अब एक सवाल है कि पर्यावरणीय संतुलन किस तरीके से रहता है, तो आपको ये पता होना चाहिए पर्यावरण के सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी जैविक जो घटक हैं वो अजैविक घटकों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पर्यावरण संतुलन चलता है। वहीं आपके नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है हमारा सूक्ष्म जीवों के बारे में। देखो सूक्ष्म जीव जिन्हें हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं, यानी डीकम्पोजर कहते हैं। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि डीकम्पोजर क्या होता है, तो सूक्ष्म जीव होते हैं, क्योंकि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं और उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। जैसे कहीं आपके कुत्ता या फिर कुछ जानवर मर जाता है तो उस पर थोड़े समय बाद कीड़े पड़ जाते हैं, तो उन्हीं को सूक्ष्म जीव कहते हैं। वो क्या करते हैं, पूरे मांस को खा खा के मिट्टी में मिला देते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अपघटक यानी डीकम्पोजर कहते हैं।
ठीक है। और इन जो बैक्टीरिया और कवक को हम क्या कहते हैं, प्रकृति का अपमार्जक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपमार्जक, क्योंकि प्रकृति को ये साफ करते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों को प्रकृति का क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सूक्ष्म जीवों के कार्य क्या क्या हैं, तो सूक्ष्म जीवों के कार्य क्या क्या हैं, देखो, मृत पौधों एवं जंतुओं को अपघटित करना, कार्बनिक पदार्थों को सरल यौगिकों में विघटित करना, पोषक तत्वों को मृदा में पुनः उपलब्ध करा देते हैं, क्योंकि जैसे कोई जानवर मर जाता है तो उसके जो पोषक तत्व हैं वो ज़मीन में फिर से मिला देते हैं, फिर से वो किसी पौधे के लिए जीवन का कार्य कर देते हैं और उस पौधे से किसी और का भोजन हो जाता है। तो इसी तरीके से प्रकृति चलती रहती है। प्रकृति में पदार्थों के चक्र को संतुलित रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बैक्टीरिया हो या फिर कवक हो। अब हमको थोड़ा सा जानकारी मृदा के बारे में भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो भूपर्पटी की जो ऊपरी परत है उसी को हम मृदा कहते हैं, क्योंकि मृदा आपकी उपजाऊ होती है, क्योंकि ये ऊपरी परत होती है। ठीक है, तो भूपर्पटी की सबसे ऊपरी स्तर होता है मृदा, जो खनिज एवं आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होती है। मृदा का निर्माण मूल सेलों के अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण के द्वारा होता है। अब देखो, ये अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण क्या होता है, तो यहाँ देखिए, अपक्षय का मतलब होता है सेलों का भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विघटन। मतलब जो बड़े बड़े चट्टानें वो टूट जाते हैं उसको बोलते हैं अपक्षय, चाहे भले वो भौतिक परिवर्तन हो, मतलब टूट जाना, या फिर उनमें क्रिया के द्वारा टूट जाना। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हो जाए। दूसरी चीज़ अपर्दन क्या होता है, तो अपर्दन का मतलब ये होता है कि वायु, जल, हिमनद आदि द्वारा मृदा के कणों को हटना। जैसे आपके किसी पहाड़ से होते हुए नदी आ रही है तो उस पहाड़ से टकरा के कणों को ले आती है नीचे, तो इसी को कहा जाता है अपर्दन। और निक्षेपण का मतलब ये होता है कि कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जम जाना। जैसे हवा आई, हवा के द्वारा एक स्थान के कणों को उड़ा करके दूसरी जगह बिखेर दिया गया, तो इसको कहेंगे निक्षेपण। तो अपक्षय का मतलब होता है भौतिक और रासायनिक जैविक विघटन, यानी टूट जाना। अपर्दन का मतलब होता है जैसे घिस घिस के, चाहे भले वो वायु, जल, हिमनद के द्वारा घिस घिस के कण आपके नीचे हट जाते हैं और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। निक्षेपण का मतलब होता है कि उड़ के दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, तो इसको निक्षेपण कहते हैं। इन तीनों प्रक्रिया से आपकी मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसको टॉप सॉइल कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। दूसरी जो परत होती है उसको कहते हैं मध्य मृदा, यानी सब सॉइल। इसमें आपको खनिज लवण, कम ह्यूमस मिलेगा, मृदा कण मध्यम आकार के मिलेंगे। अच्छा, ये ह्यूमस क्या होता है, तो ह्यूमस वो होता है जो आपके मान के चलो, जैसे इसके पत्ते हुए या फिर कोई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं तो उसका जो मटेरियल होता है उसी को बोलते हैं ह्यूमस, जो कि आपके वनस्पतियों के उपजाऊ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आपके मूल सेलें, पेरेंट रॉक, जो कि आपके नीचे रहती हैं। देखो, ये बड़ी बड़ी नीचे रहती हैं। इसको अपक्षयित चट्टानें एवं सेलों का मूल भाग कहा जाता है। तो ये भी हमने कवर कर लिया। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट। अब बारी है वायुमंडल के बारे में जानने की। तो देखो, वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल, जैसे धरती से तुम ऊपर की तरफ झांकोगे तो ये वायुमंडल ऊपर के लिए चालू हो जाता है। वायुमंडल में आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और बाकी अल्प मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन आदि गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वायुमंडल पृथ्वी से उसके गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। किस बल के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। और वायुमंडल के संपूर्ण द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। यानी वायुमंडल है ना, पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सारा वायुमंडल का 99% भाग पाया जाता है। उसके बाद तो पतला वायुमंडल हो जाता है, हवाएं बहुत कम रह जाती हैं ऊपर। वायुमंडल की इसी परत में अधिकांश मौसमी घटनाएं होती हैं, वो हम इसमें जान लेंगे कि किस परत में क्या होता है। तो देखो, ये वायुमंडल है। वायुमंडल जैसे धरती पे आप यहाँ खड़े हो तो यहाँ से जब आसमान की तरफ देखोगे तो इस तरीके से ऊपर देखोगे। ठीक है, तो पहला जो मंडल है हमारा कौन सा रहेगा, क्षोभ मंडल। दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। ठीक है, ये ऊंचाइयों के आधार पर रहता है। अब हम इनको बारी बारी से समझ लेते हैं। जैसे जो क्षोभ मंडल होता है, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विषुवत रेखा पर गर्मी ज़्यादा होती है तो हवा ऊपर उठ जाती है, ध्रुवों पर सर्दी ज़्यादा होती है, बर्फ़ जमी रहती है तो हवा नीचे बैठी रहती है, तो इस कारण से इन ऊंचाइयों में अंतर होता है।
पृथ्वी पे जितनी भी आपके ये मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे आपके आंधी हुआ, तूफान हुआ, या फिर वर्षा या चक्रवात आदि, इसी परत में ही घटित होते हैं। और इसी परत में आप जब ऊपर की तरफ जाओगे तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान में गिरावट आती है। ठीक है, यानी ऊपर 165 मीटर जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप गिर जाएगा। वहीं आपकी जो दूसरी परत होती है समताप मंडल, देखो यह क्षोभमंडल के लिए, क्षोभमंडल की ऊपरी सतह होती है, इसकी ऊंचाई जो होती है 18 से 50 किलोमीटर तक होती है, यानी 18 तक क्षोभमंडल समाप्त हो जाता है, 18 से 50 तक समताप मंडल चलता है। इस परत में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन का सूत्र भी ध्यान रखें, O3, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से पृथ्वी की रक्षा करती है। इस परत में वायुमंडलीय या मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसीलिए इस परत में वायुयानों के उड़ने के लिए आदर्श परिस्थितियां विद्यमान होती है। देखो धरती से जैसे एरोप्लेन क्षोभमंडल को क्रॉस करते हुए जाता है समताप मंडल में, वहाँ आराम से उड़ लेता है क्योंकि मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि एरोप्लेन कौन से मंडल में उड़ता है, तो कौन से मंडल में उड़ता है, समताप मंडल में। दूसरी चीज़, ओजोन परत किस मंडल में है, तो वो है समताप मंडल में। तीसरा है मध्य मंडल, तो ये समताप मंडल के ऊपर पाया जाता है, इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है, यानी बहुत ठंडक बढ़ जाती है वहाँ, और इसी मंडल में उल्का पिंड के चमकने की घटना भी घटित होती है। तो उल्का पिंड के चमकने की घटना किस में होगी, मध्य मंडल में। वहीं नेक्स्ट जो चौथा मंडल है वो है आयनोस्फीयर। इस मंडल में क्या होता है कि वायुमंडल का आयनिक भाग होता है, इसकी ऊंचाई 80 से 700 किलोमीटर तक होती है। आयन मंडल सौर विकिरण द्वारा आयनित होता है। इसका उपयोग किस लिए करते हैं, रेडियो और टेलीविज़न के प्रसारण में किया जाता है। जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं ना, वो वहीं आयन मंडल में ही छोड़े जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहिर्मंडल, या वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है, और यहाँ वायुमंडल एवं अंतरिक्ष परस्पर मिले जुले प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वायुमंडल का संगठन होता है। हमने सारी परतों के बारे में जान लिया है। अब जैसे बहिर्मंडल होता है, तो बहिर्मंडल से अगर तुम ऊपर देखोगे आसमान को तो कौन से कलर का दिखाई देगा, वो काले कलर का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये भी हमने जान लिया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट हम समझेंगे जल के बारे में। तो जल के बारे में आपको पता ही है, जल पृथ्वी पर कितना % है, वो है 71% है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो जल के बारे में आपने जान लिया है। जल का जो किस तरीके से क्रिया चलती है, तो देखो जल का पहले वाष्पीकरण होगा, गर्मी के कारण वाष्पीकरण से फिर वो आपके आसमान में जाएगा, फिर उसके बाद संघनन होगा, यानी जो वाष्प का जल में बदलना, और फिर उसके बाद वर्षा के रूप में धरती पर आ जाता है। तो इस प्रकार से जल का चक्र चलता है। ठीक है, जल, अब जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो देखो महासागरों में जल 97% है, हिमनद एवं बर्फ के रूप में जमा हुआ है 2%, और भूजल कितना है 0.6%, और नदियों एवं झीलों में मिलेगा 0.4%। ठीक है, जल के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस यानी वाष्प। तो ये जल के 3 रूप होते हैं। ये परसेंटेज आपको पता होना चाहिए कि महासागरों में आपके 97% है, और हिमनद और बर्फ के रूप में ये आपके 2% हैं। मुश्किल से 1% से भी कम जल है जो हमारे पीने के लायक हैं। तो वहाँ देखिए, अब देखिए ऊर्जा संगठन के बारे में हम जानते हैं कि ऊर्जा का संगठन कैसे होता है, कि ऊर्जा से धरती पर ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म कैसे होती है। तो देखो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है, आपके सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य से ही समस्त ऊर्जा धरती पर आती है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रकाश संश्लेषण करके ऊर्जा निर्माण करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यह ऊर्जा पौधों द्वारा अन्य जीवन हेतु सुलभ बनाई जाती है, और ये जो आपके इसमें एनर्जी बन गई पौधे में, तो यही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है जंतुओं में जो इनको खाते हैं। फिर उनको खाने वालों में, जैसे आपके इसको खाया हिरण ने, तो हिरण को खाने वाला शेर है। तो इस प्रकार से एनर्जी 10% ट्रांसफ़र होती रहती है। और ये जो क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की क्रिया, ये दृश्य प्रकाश में ही संपन्न होती है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तो 400 से 700 नैनोमीटर तक होती है। ये भी आपसे पूछा जाएगा। अब देखो हम वेवलेंथ के आधार पर देखा जाए तो परावैंगनी किरण है, जो हमने जाना कहाँ है, समताप मंडल में। जो ओजोन परत कहाँ है, समताप मंडल में, वो परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। तो जो परावैंगनी किरणें होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, UVA, UVB और UVC। इनकी जो वेवलेंथ है वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो UVA है इसकी वेवलेंथ बड़ी होती है, यानी 315 से 400 नैनोमीटर तक होती है। ये अपेक्षाकृत कम हानिकारक होती है, यानी इससे ज़्यादा नुकसान नहीं है। ये धरती पे आ भी जाती है। देखो ये जो UV रेज हैं
ये धरती पर आ भी जाती हैं, लेकिन ये उतना नुकसान नहीं करती हैं। नुकसान करती हैं UVB और UVC। अगर ये धरती पे आ गई तो स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। जैसे UVB की जो वेवलेंथ होती है वो 280 से 315 नैनोमीटर तक होती है। वेवलेंथ का मतलब होता है एक जो साइकिल होता है, ये जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी कितनी लेंथ है, तो इसको बोलेंगे एक तरंग की लेंथ यानी वेवलेंथ। तो जो UVB होती है तो देखो त्वचा को हानि पहुंचा सकती है तथा कैंसर का कारण बन सकती है। वैसे ही UVC ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर ये आ गई तो धरती की आधी जीव जंतुओं की प्रजातियाँ मर जाएंगी। ठीक है, तो ये जो विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम है इसके बारे में भी समझ लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो सूर्य से आपके जो लाइट्स आती है ना, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे गामा रेज होती हैं, एक्स किरणें होती हैं, परावैंगनी किरणें होती है, दृश्य प्रकाश होता है। ये जो दृश्य प्रकाश है इसी में आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है और इसी प्रकाश में हम किसी दूसरी चीज़ों को देख पाते हैं। फिर है आपके इंफ्रारेड, सूक्ष्म तरंगें और रेडियो तरंगें। इस प्रकार से इसकी वेवलेंथ के आधार पर ये बांट दी गई है। यानी यहाँ से वेवलेंथ आपके यहाँ बड़ी बड़ी होगी, फिर थोड़ा सा और छोटी होगी, नहीं पहले छोटी होगी फिर आपकी वेवलेंथ बड़ी होती जाएगी। ठीक है, ठीक है, उस प्रकार से ये रहता है। उसके बाद देखिए जल के मुख्य स्रोत हो गए हैं नोट। इसमें भी देख लेते हैं क्या लिखा है। इनमें से केवल UVA ही पृथ्वी पर पहुंच पाती हैं, बाकी UVB और UVC वायुमंडल द्वारा परावर्तित कर दी जाती हैं। सूर्य ऊर्जा के लाभ, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ताप एवं ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य ही है। तो ये सब चीज़ें तो हो गया है। तो वहीं अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो नेक्स्ट आता है पादपों पर प्रकाश का प्रभाव। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो नीला प्रकाश होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है, वहीं आपके लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस आपके प्रकाश में ज़्यादा होगी, तो लाल प्रकाश में ज़्यादा और नीले प्रकाश में कम। प्रकाश पौधों में वृद्धि का कारक ऑक्सीजन हार्मोन। पौधों में एक हार्मोन रहता है, कौन सा, ऑक्सीजन हार्मोन। तो ये प्रकाश पौधों में वृद्धि कारक हार्मोन ऑक्सीजन के उत्पादन को नियंत्रित करता है, जिसके कारण पौधों की लंबाई, आकार और आकृति में परिवर्तन होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं आपके कुछ चीज़ें ये भी पता होना चाहिए इसमें आपके क्या है। देखो बीजों के अंकुरण में आपके लाल प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि ये आजकल ट्रेंडिंग में सवाल हैं। बीजों के अंकुरण में कौन सा प्रकाश, लाल प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है। दीप्ति कालिता क्या होता है, तो पुष्पन की क्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक प्रकाश की मात्रा को दीप्ति कालिता कहते हैं। यानी जो पुष्प जो खुलेंगे, इसमें पुष्प खिलने लगेंगे, तो इसको खिलने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, उसी एनर्जी की मात्रा को क्या कहेंगे, दीप्ति कालिता कहेंगे। वहीं आपके जीवों पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखो न्यूनतम तापमान पर पौधों की उपापचय क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी जो मेटाबॉलिज्म, जो ऊर्जा बनने की क्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। उच्चतम तापमान पर यह क्रियाएं अपनी अधिकतम गति के साथ घटित होती हैं। यानी उच्च तापमान रहेगा तो ये अच्छे से घटित होंगी और पौधे के विकास के लिए लाभकारी होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु सर्वोत्तम तापमान क्या है, तो 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए। क्योंकि तापमान बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है, परंतु एक निश्चित तापमान के बाद ये घटना चालू हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप 45 से जाके आपके 55 पे आपके फोटोसिंथेसिस की क्रिया अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। फिर वो दिक्कत खड़ी हो जाती है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी बढ़ जाती है, तो ज़्यादा प्रकाश भी हानिकारक है। तो सर्वोत्तम जो ताप चाहिए वो 30 से आपके 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं कि तापमान का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो सर्वोत्तम तापमान क्या है, 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके बारे में देखो हमने जान ही लिया है, यहाँ जान ही लिया है, ठीक है। यानी इतना टेम्परेचर रहेगा तो पौधे अच्छी ग्रोथ करते हैं, इससे ऊपर रहेगा तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तापमान के बढ़ने का प्रभाव क्या रहेगा, तो देखो तापमान अगर बढ़ेगा तो श्वसन दर बढ़ जाएगी पौधे की, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होने लगेगा। जल हानि यानी बाष्पोत्सर्जन बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि गर्म होगा पौधा तो अपना बाष्प छोड़ने लगेगा। और उसके बाद कोशिकीय क्रियाएं तीव्र हो जाती हैं। वहीं आपके एक निश्चित तापमान के बाद एंजाइम क्रियाएं मंद होने लगती हैं, प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है, पौधे का विकास रुकने लगता है। इसीलिए सर्वोत्तम तापमान पौधे को स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है, यानी ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। नेक्स्ट जो क्रिया है हमारे पास है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या होता है कि जैसे 6 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से पौधे को मिल गई, यानी CO2 वायुमंडल से मिल गई, और ज़मीन से क्या मिल गया, ज़मीन से मिल गया जल।
तो ज़मीन से मिल गया जल, ये दोनों की क्रिया होगी, क्योंकि जो पौधों की जो पत्तियाँ होती है इसमें क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जैसे ही पड़ता है तो ये क्रिया चालू हो जाती है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसी रूप में एनर्जी को रिजर्व कर लिया जाता है पौधे के द्वारा और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, तो वो जल के अपघटन से निकलती है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो पौधों के पत्तों में पाया जाता है। ये रिएक्शन आपको पूरी याद होनी चाहिए। 6CO2 + 6H2O, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश बनेगा ग्लूकोज, जो पौधों के लिए एनर्जी का काम करता है। उसके बाद आपके 6O2 यानी ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ये ऑक्सीजन आपके जीवों के लिए प्राणवायु कहलाती है, यानी ऑक्सीजन ही तो हम लोग सांस में लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए ज़रूरी है। तो ये भी हमने सीख लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है जो कि हमारी इस टॉपिक की लास्ट स्लाइड है, इसमें ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो देखो, तापमान के आधार पर जीवों को हमने 2 भागों में बांट रखा है। एक है पृथुतापी और दूसरा है तनुतापी। पृथुतापी यानी यूरीथर्मल। पृथुतापी क्या होते हैं कि पृथुतापी प्राणी वातावरणीय तापक्रम के व्यापक परास को सहन कर लेते हैं, यानी तापमान अगर ऊपर नीचे होता है तो ये तब भी सर्वाइव कर जाएंगे, जैसे मनुष्य हुआ या फिर व्हेल मछली हुआ, ये सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन तनुतापी क्या होते हैं, ये आपके जो तनुतापी प्राणी होते हैं तापक्रम के कम परास को सहन करने में सक्षम होते हैं, यानी ज़्यादा तापमान में अंतर आ गया तो ये जीव जंतु मर जाएंगे, जैसे सरीसृप हुए, जैसे सांप हुआ या आपके गिरगिट हुआ, ये सब चीज़ें मर जाएंगे, ठीक है। प्रवाल हुआ, ये चीज़ें मर जाएंगे, क्योंकि तापमान अधिक, ना तो ये अधिक सहन कर पाएंगे ना कम सहन कर पाएंगे, ठीक है। इनके लिए एक फिक्स तापमान चाहिए, उसी में ये जीवित रह सकते हैं। तो पृथुतापी समझ में आए और तनुतापी समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट के पर्यावरणीय अध्ययन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या हुए हैं। तो आपको पता ही है कि 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में क्या हुआ था, तो देखो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में पर्यावरण अध्ययन पर बल दिया गया तथा 5 जून को आपके विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का लक्ष्य रखा गया। यह दिवस वर्ष 1974 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है, यानी 1972 से ही आपके ये 5 जून को मनाने का, पर्यावरण दिवस मनाने का आपकी शुरुआत हुई और इसको मनाने का जो पहली बार जो मनाया गया वो 1974 में मनाया गया। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। यूनाइटेड नेशंस का कभी कभी फुल फॉर्म आ जाता है। तो देखो, ये आपके उस कन्वेंशंस का एक फ़ोटो है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि 1972 वाला है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम यानी UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये क्या है, तथा यूनेस्को ने संयुक्त रूप से सर्वप्रथम वर्ष 1975 में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम प्रारंभ किया था। इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या थे, जो कि 1975 में इसे बेलग्रेड चार्टर के नाम से जानते हैं। तो इसके 4 उद्देश्य थे: पर्यावरण की दशा का मूल्यांकन करना, पर्यावरण के लिए लक्ष्य का निर्धारण करना, पर्यावरणीय शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना, पर्यावरणीय उद्देश्य को अध्ययन बनाना। नोट, जैसे यूनेस्को के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुई। भारत 1946 में इसका सदस्य बना। मुख्यालय इसका कहाँ है, पेरिस में है। तो ये भी सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, यूएनईपी के बारे में, यूनेस्को के बारे में, बेलग्रेड सम्मेलन के बारे में, या फिर आपके स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं कि प्रौद्योगिकी विकास और पर्यावरण पर प्रभाव। आजकल जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया है तो पर्यावरण के लिए बहुत नुकसान होता है। तो देखते हैं, देखो, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत वैश्विक स्तर पर कब हुई थी, तो 1806 में हुई थी। तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा उस टाइम पे कितनी थी, 0.029% थी, या कहूँ तो 290 ppm थी, यानी पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। लेकिन अभी देखा जाए तो वर्तमान समय जैसे 2018 का रिकॉर्ड है, इसमें वायुमंडल में CO2 की जो मात्रा है वो 0.0400% हो गई, यानी 400 ppm हो गई। यानी जो CO2 के जो कण थे 290 ppm से कितने हो गए, 400 ppm हो गए, यानी पार्ट्स पर मिलियन हो गए। यानी CO2 के स्तर में वृद्धि लगभग 1806 से 2018 तक कितनी हो गई है, 28% हो गई है। यह पृथ्वी के वातावरण के लिए कतई अच्छी नहीं है, क्योंकि CO2 क्या करती है, हीट को ऑब्जर्व करती है, यानी पृथ्वी को गर्म करने में। जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मेन जो जिम्मेदार है वो CO2 ही तो है। पृथ्वी जो अपने ताप में वृद्धि कर रही है वो CO2 के कारण ही तो कर रही है। तो CO2 स्तर में वृद्धि के परिणाम क्या हुए हैं, तो देखो CO2 स्तर में वृद्धि के परिणाम क्या हुए, तो देखो कृषि उत्पाद में कमी आई,
जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगा, पृथ्वी का ताप बढ़ेगा तो हिमनद पिघल जाएंगे, तो बर्फ़ पिघल जाएगी, तो और समुद्र स्तर में वृद्धि हो जाएगी, यानी ज़मीन डूब जाएगी। अत्यधिक मौसमी घटनाएं होने लगेंगी, जैसे बाढ़, सूखा, तूफान आदि। इससे जैव विविधता पर नुकसान होगा। उसके बाद मानवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद कृषि उत्पादन में कमी होगी। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हैं। ग्लोबल वार्मिंग की जो मुख्य गैस है वो कौन सी है? CO2 है। तो इस टॉपिक का जो सारांश हमारा ये निकलता है कि तापमान के अनुसार जीवों की सहनशीलता अलग अलग होती है। जैसे हमने जाना पृथुतापी और तनुतापी के बारे में। नेक्स्ट हमने सीखा है कि प्रकाश पौधों की वृद्धि, विकास और प्रजनन प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। हमने ये भी जाना कि लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होती है, नीले प्रकाश में कम होती है। पौधों के अंकुरण के लिए लाल प्रकाश ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं नेक्स्ट हमने जाना है कि तापमान जैसे वायुमंडल की परतों में किस तरीके से विभाजित हैं। प्रकाश, जल और ऊर्जा ये सभी पारतंत्र के आधारभूत घटक हैं। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय असंतुलन हो रहा है। जैसे औद्योगिक क्रांति आई 1806 में, उसके बाद कितना CO2 के स्तर में बदलाव आ गया है, ये भी हमने जाना। और नेक्स्ट हमने जाना है कि हमें पर्यावरणीय संरक्षण के लिए सतत प्रयास करने होंगे ताकि भविष्य सुरक्षित और समृद्ध रहे। हमने इस तरीके का विकास करना होगा, इस तरीके का सतत विकास करना होगा कि आज संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए कोई नुकसान ना हो, उनके लिए भी कुछ बचा रहे। ऐसा ना हो कि आज ही हम पूरी धरती को बर्बाद कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी पर कैसे जी पाएगी, धरती पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो हमको विकास ऐसा करना चाहिए, उस तरीके से संसाधनों का दोहन करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी वो भी अच्छे से रह सके इस धरती पर। तो ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर और अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर ये PDF चाहिए तो हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क कर लें।